My dear students, welcome back to our channel Vaigyanika Science is Life. And here comes our last topic of life process chapter, that is excretion. आज से ये chapter complete हो जाएगा. And before starting the topic, I would like to say that please like and subscribe our channel because your more likes give us more energy to prepare more videos for you. Now coming to the topic excretion. एक्सक्रीशन एज द वर्ड सजेस्ट, एक्सक्रीशन क्या होगा? इट वुड बी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो रहा होगा. हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल रहा होगा. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड दैट एक्सक्रीशन इज समथिंग रिलेटेड टू डिफिकेशन. मतलब जो हम फीकस रिमूव करते हैं आफ्टर डाइजेशन, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सक्रीशन वो है. नो, दैट इज़ नॉट एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हमको क्या पढ़ना है? अपना यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि जो वेस्ट है हमारी बॉडी का वो यूरिन के थ्रू भी बाहर आ रहा है. एंड एक्सक्रीशन इज समथिंग रिलेटेड टू आवर urinary system. So what is excretion? The process of expelling or eliminating waste matter is called excretion. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेस्ट मैटर एलिमिनेट हो रहा है, that is called excretion. Now अगर हम में excretion हो रहा है तो प्लांट्स में भी excretion हो रहा होगा. But you have studied in your previous topics that जो प्लांट्स का एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. तो जैसे कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लॉस ऑफ वाटर हो रहा था ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और कभी कभी क्या होता है जो ट्रंक होती है प्लांट्स की उसमें से गम्स या एक्सीडेट्स निकल रहे होते हैं, वो भी एक टाइप का एक्सक्रीशन है. और कोई पर्टिकुलर सीज़न में जो प्लांट्स होते हैं वो श्रेडिंग ऑफ लीव्स करने लगते हैं, अपनी लीव्स को तोड़ने लगते हैं या गिराने लगते हैं. अब लीव गिर रही है तो ऑब्वियसली उसमें फूड स्टोर्ड होगा, और अगर प्लांट उसको गिरा रहा है दैट मीन्स प्लांट डजंट नीड दैट फूड. उसमें जो फूड स्टोर्ड है वो प्लांट के काम का नहीं है, वो वेस्ट होगा, क्योंकि ख़राब लीव्स ही तो गिरती हैं, अच्छी लीव्स तो गिरती नहीं है. तो this is also a type of excretion. Now comes human excretory system. As I have already told that it is something related to our urinary system. ये हमारा जो urinary system है वो पढ़ना है हमको excretory system में. So what are parts involved in it? What are the organs? Kidney, ureter, bladder and urethra. आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा. ये जो अ पेयर ऑफ किडनीज है, अ पेयर ऑफ यूरेटर है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है किडनी से. देन कम्स ब्लैडर. ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ की यूरिन स्टोर होती है. एंड लास्ट इज यूरेथ्रा, फ्रॉम वेयर द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स? किडनी, टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच हेल्प द बॉडी टू पास वेस्ट एज यूरिन. किडनी क्या है? बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, टू हैं, हमने पहले भी बताया पेयर में होती हैं. बीन शेप्ड ऑर्गन्स आपने देखा होगा, या कैश्यू शेप्ड टाइप का इसका जो शेप है वो काजू या बीन के शेप का होता है. और ये क्या करती हैं? इट हेल्प द बॉडी टू पास वेस्ट एज यूरिन. ये बॉडी को वेस्ट निकालने में काम करती हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिन. और दे फिल्टर द ब्लड बिफोर सेंडिंग इट बैक टू द हार्ट. और हार्ट में भेजने से पहले ये ब्लड को फिल्टर करती हैं. किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना. नाउ कम्स यूरेटर. यूरेटर इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ट्यूब. दो किडनी थी तो दो यूरेटर है. पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को कैरी करते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. अब ब्लैडर इज अ राउंड बैग लाइक ऑर्गन मेड अप ऑफ मसल्स दैट स्टोर्स यूरिन. ब्लैडर क्या है? एक राउंड बैग लाइक ऑर्गन होता है जो कि मसल्स का बना होता है, और जैसे जैसे यूरिन इसमें स्टोर होती रहती है ये जो बैग है ये बड़ा होने लगता है. एंड दीज मसल्स आर कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम. जैसे ही ये बैग फिल हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाता है दैट द ब्लैडर इज फिल्ड एंड वी शुड
एक्सक्रीट आउट यूरिन। उसके बाद जब हम यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं तो वो ब्लैडर फिर से नॉर्मल शेप साइज में आ जाता है एंड इट स्टार्ट स्टोरिंग मोर यूरिन। एंड नाउ कम्स यूरेथ्रा लास्ट। यूरेथ्रा क्या है? इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। और यूरेथ्रा क्या है? जो ट्यूब लाइक होता है, जो यूरिन कैरी करता है ब्लैडर से बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर daily। जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट में वो कितना होता है? 180 लीटर होता है। एंड द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 a day। इनिशियल फिल्ट्रेट हम लोग अप्रॉक्स 180 लीटर बनाते हैं, लेकिन जो एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से वो कितना? 1, 1.5 या 2 लीटर। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि जो बचा हुआ फिल्ट्रेट होता है 180 हम लोग फिल्टर कर रहे थे, लेकिन एक्सक्रीट कितना किया? 1 या 2। तो अप्रॉक्स 178 लीटर क्या होता है? हमारा वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारी किडनी में या किडनी ट्यूब्यूल्स में। नाउ कम्स किडनी, जो कि मेन ऑर्गन है जहाँ मेन फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का। ये किडनी का शेप है, हमने पहले भी बता दिया, इट इज़ बीन शेप्ड और कैश्यू शेप्ड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स विच एक्ट एज फिल्टरिंग यूनिट्स। किडनी किससे मिलकर बना होता है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से मिलकर एक बड़ी किडनी बनी होती है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स विच एक्ट एज फिल्टरिंग यूनिट्स। और फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहे होते हैं? यही नेफ्रॉन्स ही कर रहे होते हैं। नेफ्रॉन्स आप याद रख सकते हैं, नेफ्रॉन्स आर रिलेटेड टू किडनी एंड न्यूरॉन्स आर रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एंड ईच नेफ्रॉन इंक्लूड्स अ फिल्टर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और हर एक नेफ्रॉन में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। नाउ दिस इज़ द शेप ऑफ नेफ्रॉन। ये एक डायग्राम है नेफ्रॉन का। इसमें क्या है? ये जो स्टार्टिंग का आपको ग्लोमेरुलस कर्व शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस या बोमन्स कैप्सूल। अब इसमें 2 सप्लाई होती हैं, एक ब्लड ला रही होगी क्योंकि फिल्ट्रेशन यही होना है, तो एक होगी जो ब्लड लेके आ रही होगी और एक होगी जो ब्लड को लेके जा रही होगी। अब लेके आने वाली आर्टेरियोल को क्या बोलते हैं? एफेरेंट आर्टेरियोल। और जो वापस लेके जा रही होती है उसको बोलते हैं ईफेरेंट आर्टेरियोल। ई से एग्जिट, ई से ईफेरेंट, दैट मीन्स जो वापस लेके जो एग्जिट होगा इसका वो किससे होगा? ईफेरेंट आर्टेरियोल से होगा। उसके बाद ये जो कर्व्ड टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। फिर ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। देन डिस्टल ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर से ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये कर्व्ड क्यों होता है? क्योंकि ताकि ये ज़्यादा सरफेस ऑफ एरिया प्रोवाइड कर सके ब्लड को, मींस फिल्ट्रेशन में या एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके। दैट्स वाई दीज आर कर्व्ड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड एट लास्ट कम्स कलेक्टिंग डक्ट। तो होता क्या है, यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन करती हैं और ब्लड को आगे पास करती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, मींस प्रोटीन और ब्लड सेल्स को छोड़ के सारा कुछ फिल्टर हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन और ब्लड सेल्स थोड़े से बड़े यूनिट है, वो नहीं हो पाते। उसके अलावा सारा कुछ फ़िल्टर हो गया, अमाइनो एसिड भी फ़िल्टर हो गए, ग्लूकोज भी फ़िल्टर हो गए और यूरिया वगैरह जो निकलना है वो तो फ़िल्टर हो ही गया। अब पीसीटी पे आते आते दिस इज़ इनिशियल फिल्ट्रेट, जो अभी हमने बताया 180 लीटर होता है। पीसीटी में आते आते ब्लड ने देखा कि ये तो सारा कुछ फ़िल्टर हो गया है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स भी हैं उसमें, ग्लूकोज भी है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्लड या हमारी बॉडी लूज़ करना नहीं चाहती है
कि अरे भाई ये सारा कुछ निकल जाएगा तो हमारी बॉडी फिर फंक्शन कैसे करेगी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है उन सारी चीज़ों का जो कि हमारी बॉडी या हमारा ब्लड लूज़ करना नहीं चाहता है, जैसे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को लूज़ नहीं करनी है, या अगर करनी भी है तो एटलीस्ट जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना तो रखना ही है, उसके बाद अगर कुछ वेस्ट हो रहा है देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। देन कम्स लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट और वाटर का। अगर 180 लीटर फिल्टर हुआ था इनिशियल फिल्ट्रेट में, इतना वाटर अगर लॉस कर देंगे हमारी बॉडी से तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, गर्मी है हमें कम वाटर लॉस करना है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्वेट वगैरह के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है तो हमें इतना लॉस नहीं करना है। सर्दी है, स्वेटिंग होती नहीं है, उस टाइम हमारी यूरिनेशन आपने देखा होगा ज़्यादा होती है सर्दियों के टाइम, क्योंकि उस टाइम वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी लूप ऑफ हेनले में वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर गर्मियाँ हैं तो कम वाटर, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, सर्दियाँ हैं तो कम वाटर एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारा निकाल दिया जाएगा बॉडी से बाहर। देन ट्रैवलिंग थ्रू डिस्टल ट्यूब द यूरिन इज कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। अब ऐसे जैसे इसमें ओपनिंग्स देख रहे हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है उनकी यूरिन आ रही होती है, ये बहुत सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। तो एक न्यूरॉन की यूरिन आई, देन कम्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, देन यूरिन कम्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन। तो सारे न्यूरॉन्स की यूरिन जो है वो एक साथ इकट्ठा होके कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर से बाहर निकल जाती है। So what are the steps involved in the filtration of blood? Blood comes to kidney through afferent arteriole। हमने बताया किससे आएगा, afferent arteriole से आएगा and sent through back to through efferent arteriole। E means exit, E means efferent। तो efferent arteriole के थ्रू जो blood है वो वापस भेज दिया जाएगा। Now the blood is filtered in Bowman's capsule through ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो फिल्टर होता है इन बोमन्स कैप्सूल एंड ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स गेट फिल्टर्ड। अब इसमें प्रोटीन और ब्लड सेल छोड़ के सारा कुछ फिल्टर हो गया था, हमने ऊपर बताया आपको। द इनिशियल फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर टू बी एक्सक्रीटेड बट इट ऑल्सो कंटेन्स अमाइनो एसिड्स, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स, glucose and lots of water which blood doesn't wants to lose, so reabsorption takes place in proximal convoluted tubule। अब क्या है, इनिशियल फिल्ट्रेट जो कितना होता है 180 लीटर्स होता है, उसमें क्या है यूरिया है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये तो एक्सक्रीट होना है, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें आ गई हैं, अमाइनो एसिड आ गए हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स आ गए हैं, ग्लूकोज आ गया है एंड लॉट ऑफ वाटर जो कि ब्लड या हमारी बॉडी लूज़ करना नहीं चाहती है। सो व्हाट हैपेंस, रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। नाउ वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन हेनलेज लूप as per requirement and this process is known as osmoregulation। जो हेनलेज लूप था, जो यू शेप्ड लूप था, उसमें क्या है वाटर और सॉल्ट्स, पीसीटी में क्या हुए अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी को इतना वाटर लूज़ नहीं करना है, 180 लीटर अगर लूज़ हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो लूप ऑफ हेनले क्या करता है, वाटर को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में वाटर मेंटेन रहता है, वाटर का लेवल मेंटेन रहता है।
Now, urine containing maximum amount of urea and minimum amount of water is collected in collecting duct. अब यूरिन जिसमें कि क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया है, यूरिया तो निकालना ही है हमको बॉडी से, एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर जितना कम से कम या जिसकी हमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी में, वो वाला वाटर और यूरिया निकाल दिया जाता है वाया DCT। ये कहाँ पहुँचता है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। एंड यूरिन फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स इज कलेक्टेड एंड पास्ड टू ब्लैडर थ्रू यूरेटर एंड एक्सक्रीटेड आउट। अब क्या है, अलग अलग नेफ्रॉन से जो यूरिन है वो कलेक्ट हुई कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में, देन इट इज़ पास टू ब्लैडर, फिर वो ब्लैडर में इकट्ठा हुई, एंड देन थ्रू यूरेटर इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट, और यूरेटर के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है हमारी बॉडी से। So, this was the function of kidney or the steps involved in filtration of blood. अब कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है। उस केस में क्या होता है, पेशेंट को डायलिसिस पे रखना पड़ता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग होते हैं जो कि जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल वर्ड इज़ ऑल्सो ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी। तो जब रीनल फेलियर हो जाता है देन द पेशेंट इज़ एडवाइज्ड फॉर डायलिसिस, एंड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ किडनी फेलियर, मीन्स जितनी किडनी खराब हुई है उनकी, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को डायलिसिस कितनी बार देनी है। वंस इन अ मंथ देनी है, वंस इन 15 डेज देनी है, या वंस इन अ वीक देनी है। कई बार तो पेशेंट को वीक में ही 2 बार डायलिसिस करानी पड़ती है। अब नाउ व्हाट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, अगर किडनी नहीं काम कर रही है पेशेंट की, तो उसका पूरा ब्लड एक वेन से निकाला जाता है, एक आर्टरी से निकाला जाता है, देन इट इज़ एक्सपोज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। बाहर एक अलग से आर्टिफिशियल किडनी का सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे पूरा ब्लड फिल्टर कराया जाता है, एंड देन इट इज़ सेंट बैक टू डिफरेंट लाइन और डिफरेंट आर्टरी। तो वो वापस से भेज दिया जाता है पेशेंट के अंदर। मीन्स पूरा जो किडनी का काम है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज डायलिसिस? आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। ये आर्टिफिशियल किडनी होती हैं, जिसमें कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा, आपकी बुक का डायग्राम है। इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल होने से क्या होता है, जो आयंस हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो बाहर आ सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। जो भी फिल्टर करना है, यूरिया वगैरह, वो उससे परमिएट होके बाहर आ सकता है। और ये सारा कुछ किस में सस्पेंडेड होता है, किस में डूबा हुआ होता है? अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। एक टैंक में डिप्ड होता है जिसमें कि डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड एक ऐसा सल्यूशन होता है जिसका ओस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ब्लड जितना होता है, सारा कुछ बिल्कुल ब्लड जैसा होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, कि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। और जितने भी हमारे जो सॉल्यूट्स हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, टू मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो जब ब्लड इन ट्यूब्यूल से बह रहा होता है या उसमें फ्लो कर रहा होता है, तो क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ट्यूब की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में थे वो क्या होते हैं, वो पेनेट्रेट करने लगते हैं बाहर, ब्लड से बाहर पेनेट्रेट करने लगते हैं, और जो डायलाइजिंग फ्लूइड था उसमें जाने लगते हैं। क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट थे नहीं, तो वाया डिफ्यूजन ये बाहर निकलने लगते हैं। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसका जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है एज ऑफ ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट।
एक्सेप्ट इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, बाकी सारा कुछ होता है. नाउ द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स. अब पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है. एंड ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. और जब ये ब्लड मूव कर रहा होता है इन ट्यूब्स में, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट है, जो यूरिया कंटेंट है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं और जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है. नाउ द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, बट देयर इज डिफरेंस सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड. अब ये जो फिल्टर किया हुआ ब्लड होता है, ये जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, ये पेशेंट में दोबारा से इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, दोबारा से चढ़ा दिया जाता है. ये जो इसका पूरा जो फंक्शन हुआ ये किडनी के सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ अलग है. क्या? इन दिस सिस्टम रीअब्जॉर्प्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड. हमारी किडनी में क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, और इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. देखिए इसमें ये जो है ट्यूब्यूल्स जिस उसमें सोल्यूशन में पड़े हुए हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन में, तो डायलाइजिंग सोल्यूशन भी हम कंटिन्यूसली उसको चेंज करते जा रहे हैं. ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन उसमें से डालते जा रहे हैं, और वो जो ख़राब हुआ डायलाइजिंग सोल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुके हैं उसको बार बार हटाते जा रहे हैं, ताकि जो उसमें कंटेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट का वो कम बना रहे. कम बना रहेगा तो ही वो एक्सक्रीट कर पाएगा ब्लड से, मतलब ब्लड के अंदर से तो ही वो पेनिट्रेट होके डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ पाएगा, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंडीशन इसमें कम होगी. तो इसलिए उसको भी बार बार चेंज किया जा रहा है. ये नीचे जो बॉटल्स लगी हुई हैं इससे आप देख सकते हैं. सो द फुल चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड. हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया और एक्सक्रीशन पढ़ लिया. I hope that you all must have understood the full chapter, and if there is any problem to any one of you, then you can please mention it in your comment section. We will try to make a more video related to all the problems related to all these 4 topics. So best of luck for your exams. Start preparing and do your preparation well. We will meet soon with new topic. Okay, thanks.